हमारे इस वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कायिक प्रवर्धन के विषय में बताया था, जिसमें हमने कायिक प्रवर्धन के पहले प्रकार अर्थात प्राकृतिक या नेचुरल कायिक प्रवर्धन के विषय में पढ़ा था, परंतु आज हम उसके दूसरे प्रकार अर्थात कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के विषय में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर कृत्रिम वर्धी प्रवर्धन है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि कृत्रिम वर्धी प्रवर्धन है क्या। तो देखिए, जैसा कि हमने प्राकृतिक वर्धी प्रवर्धन में पढ़ा था, जिसमें पौधे स्वयं अपने विभिन्न भागों से नया पौधा बनाने में सक्षम होते हैं, उसमें कोई भी मानवीय क्रियाकलाप की आवश्यकता अधिकतर नहीं होती। परंतु कृत्रिम विधि उसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें पौधे स्वयं वर्धी प्रवर्धन न कर किसी मनुष्य द्वारा हस्तक्षेप होने के बाद ही अर्थात मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा ही पौधे के विभिन्न भागों जैसे कि जड़, तना, पत्ती आदि से पौधे की नई आबादी बनने में सहायता मिलती है। कृत्रिम वर्धी प्रवर्धन कहलाता है। तो स्पष्ट है कि यह मानव द्वारा जानबूझकर किया जाता है, यह नेचर में अपने आप नहीं होता। ठीक है, तो आप देखो, जो विभिन्न प्रकार के हॉर्टिकल्चरिस्ट थे, उन्होंने पौधे के विभिन्न भागों जड़, तना आदि से पौधों की नई नई आबादियां बनाई, और यह विधि उन पौधों में अधिक सफल होती है जिनमें कि बीज बनने में बहुत अधिक कठिनाई होती है, जैसे कि केला, अनानास आदि। तो देखो, कृत्रिम वर्धी प्रवर्धन भी विभिन्न प्रकार से होता है, और इसका हम सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे रोपण या फिर ग्राफ्टिंग। देखिए, ग्राफ्टिंग होता क्या है। इस ग्राफ्टिंग में हम एक निम्न किस्म का पौधा लेते हैं, अर्थात जो कि अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, उसको हम जड़ सहित तना लेते हैं उसका, और उसको तने के ऊपर से काट देते हैं, और एक अच्छी क्वालिटी का पौधा लेते हैं जिसकी क्वालिटी उत्तम होती है, उसके ऊपर की शाखाओं सहित तना लेते हैं, और उस तने को इसके ऊपर प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो इस तरीके से निम्न क्वालिटी के पौधे के ऊपर उत्तम क्वालिटी के पौधे के ऊपर का रोपण कर देना ही ग्राफ्टिंग कहलाता है। ठीक है, इसमें जो निम्न क्वालिटी का पौधा लिया गया है, नीची क्वालिटी का पौधा, उसका नीचे का भाग स्टॉक कहलाता है, और जो उत्तम क्वालिटी का पौधे का ऊपर का शाखा सहित भाग लिया जाता है वह सियोन कहलाता है। इन दोनों भागों को जोड़ देने के बाद हम इसके ऊपर मोटी सुतली या फिर धागा बांध देते हैं, और इसके बाद इसके ऊपर हम मिट्टी का लेप लगा देते हैं, जिससे कि इसमें कवक या फिर जीवाणुओं का संक्रमण ना हो। लगभग 1 महीने के अंदर ही ये दोनों पौधे जुड़कर तैयार हो जाते हैं, और इस तरीके से कम समय में ही एक नया पौधा पूर्ण रूप से परिपक्व हमारा तैयार हो जाता है। यह विधि केवल एक ही जाति या उससे संबंधित जाति में ही संभव हो पाता है। अलग अलग जातियों में यह ग्राफ्टिंग की क्रिया संभव नहीं हो पाती। जैसे कि सेब के ऊपर सेब या नाशपाती के पौधे की ग्राफ्टिंग हो सकती है, परंतु आम के पौधे के ऊपर अमरूद की, और अमरूद के पौधे के ऊपर बेर के पौधे की ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। आगे चलते हैं। यह ग्राफ्टिंग भी कई तरीके से होती है, विभिन्न विधियों से। तो सबसे पहली विधि आती है इसमें जीन विधि, या बोलते हैं इसे सैडल ग्राफ्टिंग। ठीक है, सैडल ग्राफ्टिंग। इसमें क्या किया जाता है, इसमें नीचे का जो निम्न क्वालिटी का पौधा लिया जाता है, जड़ सहित तना लिया जाता है, उसमें इस तरीके से दोनों तरफ से तिरछे कट लगाए जाते हैं, और जो उत्तम क्वालिटी का पौधा होता है उसका सियोन लिया जाता है, जो कि शाखा सहित होता है। तो इस तरीके से स्टॉक के ऊपर सियोन को यूं इस तरीके से बिठा दिया जाता है, और यहाँ पर सुतली से बांधकर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है। इससे एक उत्तम क्वालिटी का पौधा बनकर तैयार होता है, क्योंकि
इसके ऊपर का शाखाओं सहित भाग उत्तम क्वालिटी का होता है, इसी कारण इसके ऊपर फूल तथा फल भी उत्तम क्वालिटी के ही लगते हैं। अगली विधि आती है बगल विधि या फिर साइड ग्राफ्टिंग। यह है साइड अर्थात जिसमें साइड से बगल से ग्राफ्टिंग की जाए। ठीक है, तो इसमें हम जो स्टॉक लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं, ऊपर से तना काट देते हैं और इसके साइड से टंग की तरह का कट लगाकर उत्तम क्वालिटी के पौधे का सियान भी उसी कट के आकृति का बनाकर यहाँ पर फिट कर कर उसे लगा दिया जाता है और इसे बांधकर मिट्टी बांध दी जाती है। अगला प्रकार आता है हमारा फाड़ विधि या क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग बिल्कुल सैडल ग्राफ्टिंग का उल्टा होता है, अर्थात इसके अंदर जो स्टॉक होता है वो दो भागों में फटा होता है इसकी तरह, और जो ऊपर का भाग होता है वो इस तरीके से दोनों तरफ से कट कर कर नुकीला होता है। इस नुकीले भाग को जैसे कि सियान बोलते हैं, इसको स्टॉक के अंदर फंसा दिया जाता है और चारों तरफ से धागा बांधकर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है। अगली ग्राफ्टिंग आती है कसा विधि या विप और टंग ग्राफ्टिंग। देखो टंग ग्राफ्टिंग या विप, इसमें विप की आकृति का कट लगाया जाता है और जो सियान होता है वो भी उसी कट की आकृति में काटा जाता है। बाद में इसको इसके अंदर बैठाकर ऊपर से सुतलिया धागा बांधकर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है। अगली ग्राफ्टिंग आती है हमारी लास्ट क्राउन ग्राफ्टिंग। देखो क्राउन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें एक बड़ा मोटा तना लिया जाता है बड़े पौधे का और इस मोटे तने के ऊपर दूसरे कई पौधों की छोटी छोटी शाखाएं जगह जगह लगा दी जाती हैं जिससे कि एक क्राउन बन जाता है। इसी कारण इस प्रकार की ग्राफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, क्राउन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला जो कृत्रिम प्रवर्धन का प्रकार है ग्राफ्टिंग पूर्ण हो जाता है। अब हम इसके दूसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका दूसरा प्रकार आता है लेयरिंग या फिर दाब लगाना। देखो दाब लगाना, दाब लगाने से ही सीधा स्पष्ट है कि पौधे के किसी वायवीय भाग को जमीन में गाड़ देना, जबकि पौधा से उसको अलग नहीं किया गया है। तो देखो दाब लगाने में क्या करते हैं, यदि कोई पौधा है और इसकी कोई वायवीय शाखा है तो इस शाखा को बिना पौधे से अलग किए नीचे जमीन की तरफ को झुकाकर मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। बाद में इससे अपस्थानिक जड़ें फूट आती हैं और ये इसको यहां से काटकर अलग किया जाता है और उसके बाद ये स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। इसके बाद भूमि के अंदर दबे हुए भाग को ही हम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेयर बोलते हैं। यह विधि मुख्य रूप से सेब, नींबू, संतरा आदि में प्रयोग में लाई जाती है और यह भी कई प्रकार की होती है। इसकी सबसे पहली विधि है सिंपल लेयरिंग अर्थात सरल। देखो सरल लेयरिंग जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, सरल लेयरिंग में पौधा लिया जाता है और उसकी एक शाखा को नीचे जमीन की तरफ झुकाकर एक जगह से, केवल एक जगह से जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। यहाँ लकड़ी की कुछ डंडे की सहायता से गाड़कर इसको इस तरीके से स्थिर कर दिया जाता है जिससे कि ऊपर को ना निकले और कुछ समय बाद ही इससे जड़ें निकल आती हैं। जमीन में दबाने से पहले इसके चारों तरफ की छाल को काटकर हटा दिया जाता है और उस पर कुछ कट लगा दिए जाते हैं जिससे कि उपस्थानिक जड़ें निकलने में सहायता मिले। उसके बाद ये जड़ें निकल आती हैं तो इसको यहाँ से काट कर अलग कर दिया जाता है। ये स्वतंत्र पौधा है और ये भी एक स्वतंत्र पौधा बन जाता है। अगली विधि आती है सर्पेंटाइन लेयरिंग। देखिए सर्पेंटाइन नाम अर्थात सांप की तरह, मतलब ये भी इसी तरह की है लेकिन इसमें वायवीय शाखा को केवल एक जगह से ना दबाकर इस तरीके से करते हुए कई जगह से जमीन में दबा दिया जाता है। तो इस तरीके से एक सांप की तरह, चलते हुए सांप की तरह आकृति बन जाती है। इसी कारण से हम सर्पेंटाइन लेयरिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस तरीके से प्रस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और ये स्वतंत्र पौधा बन जाता है। तो इन्हें काट काट कर अलग स्वतंत्र कर दिया जाता है और इस तरीके से एक पौधों से कई
पौधे प्राप्त हो जाते हैं। अगली विधि आती है हमारी ट्रेंच लेयरिंग। क्या आती है? ट्रेंच लेयरिंग। देखिए ट्रेंच लेयरिंग क्या होती है? ट्रेंच एक प्रकार से कोई गुफा या गड्ढा बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पौधे की कोई शाखा के अग्र सिरे को ही एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उसके अंदर दबा दिया जाता है, लेकिन उससे पहले उसे छाल वगैरह हटाकर छील दिया जाता है। कुछ समय बाद ही उसके अग्र भाग से कुछ अपस्थानिक जड़ें और शाखाएं निकल आती हैं। बाद में इसको काटकर पृथक कर दिया जाता है और उस तरीके से एक नया पौधा प्राप्त हो जाता है। अगली लेयरिंग आती है माउंड लेयरिंग। देखो माउंड लेयरिंग ये भी एक विशेष प्रकार है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक भूमि में स्थिर पौधे को, जो कि उत्तम क्वालिटी का होता है, इसमें सब पौधे उत्तम क्वालिटी के होंगे, उसके ऊपर के भागों को, छाल वगैरह को छील दिया जाता है। तो छीलने के बाद ये भूमि है, मिट्टी का एक पूरा का पूरा टीला बनाकर, माउंड बनाकर यूं दबा दिया जाता है। कुछ समय बाद ही इस दबे हुए भाग से कलिकाएं फूटने लगती हैं और कलिकाएं फूट फूट कर इसमें से नई शाखाएं निकल आती हैं और इन शाखाओं को अलग अलग कर कर नए पौधों का निर्माण कर लिया जाता है। अब देखिए इनके उदाहरण की बात आती है तो सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग मुख्य रूप से चेरी, ग्रेप्स आदि में देखने को मिलती है। उसके बाद आती है सर्पेंटाइन लेयरिंग। ये सर्पेंटाइन लेयरिंग क्लेमेंटिस के अंदर दिखाई देती है। क्लेमेंटिस के अंदर दिखाई देती है। ट्रेंच लेयरिंग वॉलनट के अंदर दिखाई देती है। और इसके अलावा माउंड लेयरिंग हमें मुख्य रूप से स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी आदि में देखने को मिलती है। अब लेयरिंग का अगला प्रकार आता है एयर लेयरिंग या फिर गूटी। गूटी लगाना, ठीक है, इसे बोलते हैं गूटी लगाना। ये मुख्य रूप से ऊपर के वायवीय भागों में होती है। इसमें क्या होता है, जो पौधे की शाखाएं जमीन के आसपास नहीं होती, ऊंची होती हैं और जमीन तक नहीं पहुंच सकती, उनमें वायु के अंदर ही उसके कुछ छोटे से हिस्से को, 5 से 6 इंच के हिस्से को इस तरीके से छाल को छीलकर हटा दिया जाता है। उसके ऊपर मिट्टी लगा दी जाती है और मिट्टी लगाने के बाद एक टाट लपेटकर रस्सी से बांध दिया जाता है। इसी शाखा के ऊपर एक शाखा पर एक घड़ा लटका दिया जाता है और इस घड़े में पानी भर दिया जाता है। इस घड़े के तली में एक छेद कर जाता है और इसमें से एक रस्सी लगाकर उसे नीचे इस के ऊपर लिपेट दिया जाता है। इस तरीके से बनी संरचना गूटी कहलाती है। क्या कहलाती है? गूटी कहलाती है। समय समय पर घड़े में पानी भरते रहते हैं जिससे कि यह हिस्सा पानी के द्वारा नम बना रहे। लगभग 2 से 3 माह के अंदर इससे नई जड़ें तथा शाखाएं उत्पन्न हो जाती है, नई अपस्थानिक जड़ें बन जाती हैं। फिर इसको मुख्य पौधे से अलग कर कर एक नए पौधे के रूप में जमीन में लगा दिया जाता है। तो ये था हमारा गूटी या फिर लेयरिंग। अब हमारा तीसरा प्रकार आता है कटिंग अर्थात कलम लगाना। देखिए कलम लगाने से तात्पर्य है किसी तने का या रूट का वह भाग जिस पर कलिकाएं मौजूद हों, कलम कहलाती है। तो कलम में हम जड़, तना या पत्ती की कोई ऐसी छोटी कटिंग लेते हैं जिसको हम जमीन में लगा देते हैं और उन कटिंग से अपस्थानिक जड़ें तथा शाखाएं निकलकर एक नए पौधे का निर्माण करने में सक्षम होती है। तो वो कटिंग कहलाती है, फिर कलम लगाना कहलाता है।
तो यह 3 विधियों से होता है। सबसे पहला रूट्स या फिर जड़ द्वारा, दूसरा बी स्टेम कटिंग और तीसरा लीफ कटिंग। तो सबसे पहले लेके चलते हैं जड़ या फिर रूट कटिंग्स। तो नींबू, संतरा, रास्पबेरी आदि में क्या होता है, जड़ के छोटे टुकड़ों को लिया जाता है उनके, और उन जड़ के छोटे टुकड़ों को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। जमीन के अंदर दबा देने के पश्चात उनसे उपस्थानिक जड़ें तथा शाखाएं निकल आती हैं और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इसे हम रूट कटिंग बोलते हैं। इसके अगला प्रकार आता है स्टेम कटिंग। तो गुलाब, गन्ना सभी ज्यादातर जानते होंगे कि इनकी कलम लगाई जाती है। तो इसमें हम तने का 20 से 25 सेंटीमीटर भाग लेते हैं या फिर 30 सेंटीमीटर, और उस भाग को आधा जमीन में तथा आधा बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से गन्ने में हम पूरे तने के भाग को नीचे जमीन में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल गाड़ते हैं, जबकि गुलाब की कलम को हम तिरछा लगाते हैं और गन्ने की को नीचे जमीन में इस तरीके से गाड़ते हैं हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से कुछ समय बाद इन पर से जड़ें उगाती हैं। लेकिन यदि जड़ें प्रोत्साहित ना हो तो इसके लिए कुछ ऑक्जिन्स का उपयोग किया जाता है, जैसे IAA इंडोल एसिटिक एसिड, और दूसरा आता है IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। तो ये क्या करते हैं, कटे हुए भाग पर जड़ों के उत्पन्न होने को प्रोत्साहित करते हैं तथा जल्दी ही उस भाग से जड़ें निकल आती हैं। अगला आता है लीफ कटिंग्स या फिर पत्तियों द्वारा। तो पत्तियों में क्या होता है कि हम एक पत्ती को 2-3 जगह काट लेते हैं और उस पत्ती को वर्टिकली जमीन के अंदर लगा देते हैं। फिर उस पत्ती से जड़ें और शाखाएं निकलकर एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। उदाहरण लें इसमें तो स्नेक प्लांट सेंसर्विएरिया, स्नेक प्लांट सेंसर्विएरिया में हम पत्तियों द्वारा कलम लगाते हैं और इस तरीके से हमें नए पौधे बनाने में सहायता मिलती है। अब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का चौथा प्रकार आता है। इस चौथे प्रकार में जो नाम है इसका शाखा बंधन, या बोलते हैं इसे इनार्किंग, क्या बोलते हैं, इनार्किंग। इसमें क्या किया जाता है, 2 अलग अलग पौधे लिए जाते हैं, या तो आसपास हो या फिर अगर दूर है तो गमले वाले पौधे को लाया जा सकता है। उसमें 2 पौधे होते हैं, एक पौधे की शाखा को एक जगह से कट लगाकर छील दिया जाता है, उसी तरीके से दूसरे पौधे की शाखा को भी एक जगह से कट लगाकर छील दिया जाता है और उन्हें इस तरीके से यहाँ पर आपस में चिपका कर कसकर सुतली या मोटे धागे से बांध दिया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है। इस तरीके से दोनों शाखाएं बंध जाती हैं और बाद में जब ये पूर्ण रूप से जुड़कर तैयार हो जाती है तो मुख्य पौधे से इसे काट दिया जाता है और अब यह इसके पौधे का भाग इस नए पौधे के का भाग बन जाता है और इसको हम शाखा बंधन कहते हैं। इसका नेक्स्ट प्रकार या फिर 5वां प्रकार आता है कली लगाना या फिर बडिंग बोलते हैं इसे। पहले इसके हम एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे। शाखा बंधन मुख्य रूप से आम, लीची आदि में किया जाता है और इसके बाद बताएंगे हम कली लगाना। तो कली लगाने के लिए हम बेर, नींबू, आड़ू इन पौधों का उपयोग करते हैं। तो इसमें हम एक पौधा लेते हैं और उसके तने पर एक कट बना देते हैं जो कि टी की आकृति का होता है। अब इस टी की आकृति के पौधे में जो हमारा अच्छी क्वालिटी का पौधा है उसकी एक कलम बनाकर ली जाती है और उसे इस टी की आकृति के अंदर यूं बैठाकर फंसा दिया जाता है। बाद में इसके ऊपर धागा बांधकर मोम या मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात यह पौधा इसके अंदर पूर्ण रूप से जुड़ चुका होता है और फिर बाद में जो पहला प्लांट है उसके ऊपर का तना काटकर
हटा दिया जाता है और इस तरीके से उस पहले पौधे के ऊपर नए पौधे का विकास हो जाता है। तो इसे हम कली लगाना या फिर बडिंग कहते हैं, जैसे बेर, नींबू, आड़ू आदि। अगला प्रकार के बारे में आते हैं, जो कि छठा प्रकार है, वो है माइक्रो प्रोपोगेशन अर्थात सूक्ष्म प्रवर्धन। देखिए, इस प्रवर्धन विधि में हम क्या करते हैं, पौधे के सेल्स या टिश्यूज को लेते हैं और इन सेल्स या टिश्यूज को बाह्य माध्यम, जिसमें पेट्री डिश या फिर टेस्ट ट्यूब हो सकती है, उसके अंदर लेते हैं, एक कल्चर माध्यम बना लेते हैं। यह कल्चर माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें पौधों के लिए या जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं जैसे कि पोषक तत्व, ताप, आर्द्रता आदि सभी मौजूद होते हैं। तो उसमें हम सेल्स या टिश्यू को लेते हैं और कल्चर करते हैं। तो इस टेक्निक को बोलते हैं हम टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। पौधे बनने से पहले सबसे पहले कोशिकाओं या टिश्यूज का एक ठोस आकार बन जाता है, कोशिकाओं का विभाजन होकर, और इस ठोस आकार को हम बोल देते हैं कैलस। क्या बोल देते हैं? कैलस बोल देते हैं। बाद में इस कैलस से कोशिकाओं का डिफरेंशिएशन होकर अर्थात भिन्नन होकर छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं, जिन्हें हम प्लांटलेट्स या सूक्ष्म पौधे कहते हैं। बाद में इन सूक्ष्म पौधों को अलग अलग गमलों में या फिर भूमि में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरीके से हमें एक पौधे के छोटे से भाग से अर्थात कोशिकाओं से या उत्कों से बहुत सारे पौधे बनाने में सहायता मिलती है। यह विधि ऐसे पौधों में अपनाई जाती है जिनमें कि हमें वायरस या फिर अन्य रोग होने की संभावना होती है, अर्थात इससे डिजीज प्रूफ रोग रोधी पौधे बनाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल के रूप में है ऑर्किड। तो ऑर्किड में ये विधि हमें देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विभिन्न विधियां, जिसमें हमने आपको 6 विधियों को बारे में विस्तार से उदाहरण सहित बताया। अब हम आगे चलेंगे कृत्रिम वर्धी प्रवर्धन के लाभ और हानि के बारे में। तो आइए चलते हैं लाभ और हानि के विषय में। तो देखो, लाभ और हानि के विषय में अगर हम इसके देखें तो सबसे पहले हम लाभ लेंगे एडवांटेज। तो एडवांटेज में सबसे पहला आता है, वो एडवांटेज आता है कि इसमें निम्न क्वालिटी के पौधों से उत्तम क्वालिटी के पौधे प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहला क्या आता है? निम्न श्रेणी के पौधों से उत्तम श्रेणी के पौधे प्राप्त किए जाते हैं। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्या आता है इसमें कि जिन पौधों में बीजों का निर्माण नहीं हो पाता, जैसे केला, अंगूर आदि, जिनमें कि बीज नहीं बन पाते, उन पौधों में यह प्रवर्धन की सबसे उत्तम विधि होती है। आगे आते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? लैंगिक प्रवर्धन के लिए जो परागण, निषेचन आदि जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, उन सब चीजों से इसमें मुक्ति मिल जाती है, अर्थात उन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती। अगला लाभ चलते हैं। समय। देखो, यह क्रिया बहुत कम समय में अर्थात बहुत कम समय में संपन्न हो जाती है, अर्थात इसमें बहुत अधिक लंबा समय नहीं लगता। अगला प्रकार चलते हैं, पांचवा। तो इसमें जिस तरीके से पौधे लैंगिक जनन करते हैं, तो लैंगिक जनन करने के लिए उनके पुष्पों को बहुत अधिक आकर्षक, सुगंधित और क्या कहते हैं नेक्टर वाला होना पड़ता है। तो इन चीजों की उसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। अगला प्रकार चलते हैं, छठा प्रकार। इसमें बहुत अधिक देखभाल नहीं करनी पड़ती, अर्थात
पौधा जल्दी ही बनकर तैयार हो जाता है। उसको बीज बोना, पानी देना, अंकुरित होने के लिए खाद लगाना, इन ज्यादा बहुत सारी देखभालों की आवश्यकता नहीं है। अब आगे चलते हैं। 7वां लाभ क्या है इनका? तो 7वां लाभ क्या है इसमें? इन पौधों पर फल तथा फूल बहुत जल्दी लग जाते हैं, अर्थात लैंगिक जन्म की तरह इनमें बहुत इंतजार फूल या फलों के लिए नहीं करना पड़ता। अगला प्रकार चलते हैं, 8वां प्रकार। इसमें जो पौधे की शुद्धता होती है, क्योंकि इसमें कोई आनुवंशिक परिवर्तन तो आएगा नहीं, तो इसमें पौधे की शुद्धता बनी रहती है, अर्थात नस्ल बरकरार रहती है, कोई भी आनुवंशिक भिन्नता या परिवर्तन नहीं आ पाते। और अगला और लास्ट प्रकार चलते हैं, पुराने पौधे के मरने से पहले ही नए पौधे का निर्माण कर लिया जाता है। तो इसमें पुराना पौधा जैसी मरने को होगा, उसके विभिन्न वर्ती भागों से हम नए पौधे का निर्माण कर लेंगे, और इसके साथ ही पुराना पौधा मर जाएगा और हमें बिना बीज बोए ही एक नया पौधा प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे हमारे कृत्रिम वर्धी प्रवर्धन के लाभ। हम इससे कुछ डिसएडवांटेज या फिर हानियों के बारे में चलेंगे, और इससे होने वाली कुछ हानियां, डिसएडवांटेज निम्न है। तो देखिए हानि क्या है इससे, या डिसएडवांटेज क्या है इसकी। तो डिसएडवांटेज में हम देखेंगे पहली डिसएडवांटेज यह है कि इसमें पौधे पास पास होते हैं। पास पास मतलब हम इन पौधों को पास पास ही लगा सकते हैं, बहुत अधिक दूर तक नहीं फैला सकते, जैसा कि हम लैंगिक जन्म के थ्रू बने बीजों को हम कितनी भी दूर ले आ सकते हैं, तो ऐसा इसमें ज्यादा संभव नहीं हो पाता। दूसरी हानि आती है, नई जातियां बनने में कठिनाई होती है। देखो नई जाति तो बनी नहीं सकती, क्योंकि इसमें कोई आनुवंशिक परिवर्तन नहीं आता, और आनुवंशिक परिवर्तन नहीं आता तो नई जातियां भी नहीं बनती। अगला आता है, इनमें कोई विभिन्नताएं नहीं होती। तो देखो विभिन्नताएं, जैसा कि लैंगिक जनन में नर तथा मादा जनन कोशिकाएं बनती हैं, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं क्रॉसिंग ओवर की क्रिया के बाद। परंतु इसमें ऐसी कोई भी क्रिया नहीं होती। मात्र पौधे से शिशु पौधे का निर्माण कर दिया जाता है, जो कि आनुवंशिक संरचना में मात्र पौधे के समान होता है, अर्थात इसमें विभिन्नताएं नहीं होती, और इसी के कारण ही नई जाति की उत्पत्ति में भी बाधा उत्पन्न होती है। अगला आता है चौथा, ये पौधे लंबे समय तक जीवित नहीं रहते। लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते, अर्थात जल्दी ही मर जाते हैं और इतने सक्षम नहीं होते। तो इस तरीके से इसके साथ ही आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। बाकी के इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब